जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इंडियन पॉलिटी का राष्ट्रीय आंदोलन बताएंगे दोस्तों, जिसमें से 1885 से लेकर के आपको 1951 तक का जो समय है, उस समय के दौरान जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उन महत्वपूर्ण घटनाओं से जो आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, उन सभी बिंदुओं को जो है हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, और जो इस चैनल में अभी तक नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा इस तरह का वीडियो आपको लगातार दिया जा रहा है दोस्तों। और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, और अगर आपको अच्छा लगे इसके बाद आप लाइक करें। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो देखते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत का जो ये राष्ट्रीय आंदोलन है, ये राष्ट्रीय आंदोलन का जो शुरुआत माना जाता है दोस्तों, वह आपका 1885 से माना जाता है। अब 1885 से ही क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि 1885 में आपका राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना आपका 1885 में होता है। तो एक संवैधानिक तरीके से एक कागज़ कलम के रूप से जब आंदोलन को लड़ना शुरू किया, पहले तो आंदोलन विदाउट कागज़ कलम से जो है लड़ा जा रहा था दोस्तों। तो एक कागज़ कलम और एक प्रक्रिया के जरिए जो है आंदोलन की जो शुरुआत हुई वह 1885 को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। और आज प्रथम चरण, सबसे पहले तो हम प्रथम चरण देखते हैं। आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय आंदोलन को जो है ये 3 चरणों में बांटा गया है दोस्तों, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, ये 3 चरणों में आपका ये राष्ट्रीय आंदोलन को बांटा गया है। और प्रथम चरण जो है ये आपका 1885 से लेकर के 1905 तक के जो समय है दोस्तों, इस समय को जो है प्रथम चरण में रखा गया है। तो एक एक बिंदु करके चलिए हम देखते हैं दोस्तों और समझते हैं कि क्या है पूरी घटनाएं। और ये आपको बता दें दोस्तों कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो इस वीडियो से आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जब भी इंडियन पॉलिटी से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो यहाँ से ज़रूर आपके प्रश्न रहते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की बात करें हम, सभी एग्ज़ाम में ये सेक्शन से जो है आपके 1885 से लेकर के 1951 तक जो समय है, इस समय के दौरान आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं दोस्तों। और आप एक कहानी के जैसा आपको पॉइंट टू पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पूछे ही जाते हैं, उन सभी पॉइंट्स को ही हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह 1885 में हुई थी दोस्तों। इसके बाद इसका जो राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना भी माना जाता है इसी डेट को। ठीक है, 1885 को ही, और 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी स्थापना हुआ था और आंदोलन का भी शुरुआत आपका माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ है वह 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था, और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये हुआ था दोस्तों। और जिसकी अध्यक्षता जो किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, सबसे प्रथम अधिवेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नहीं दोस्तों, नेक्स्ट बिंदु देखते हैं हम। नेक्स्ट बिंदु है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो A.O. ह्यूम है। ठीक है, और ये A.O. ह्यूम जो है ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, और ये एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ आपके राजनीतिक सुधारक भी थे दोस्तों। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता जो है कभी भी नहीं किया। ये A.O. ह्यूम जो है आपके कांग्रेस के स्थापना तो इन्होंने ज़रूर किया, लेकिन कि उसकी अध्यक्षता जो है कभी भी, उस बैठक की अध्यक्षता कभी भी इन्होंने नहीं की। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन आपका मुंबई में हुआ था, इनमें जो है 72 सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका
कि A.O. ह्यूम जो है ये 1885 से 1907 तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री पद पर जो है ये रहे थे दोस्तों, लेकिन कि इन्होंने अध्यक्षता कभी भी नहीं किया। उसे राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पिता भी कहा जाता है। किसे? तो A.O. ह्यूम को जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है। 1887 में आपका दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय सुधार समिति का गठन किया गया। आपको पूछेगा कि भारतीय सुधार समिति का गठन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और कब किया था? तो 1887 में किया था दोस्तों। इसके बाद 1888 में विलियम डिम्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 88 में भी एक कमेटी बना था दोस्तों, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। तो इस कमेटी को किसने बनाया था? तो विलियम डिम्बी ने बनाया था। कहाँ? तो लंदन में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि उदारवादियों के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानाडे, दीन साव बच्चा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि, ये लोग कौन थे दोस्तों? उदारवादी नेता। मतलब आपके कांग्रेस में जो थे ये उदारवादी नेता थे दोस्तों। और आपके 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था। आपका ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय परिषद अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था? तो 1892 में हुआ था, जिसे निर्वाचित स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। जो यहाँ के लोकल मतलब चुनाव में जो चुना जाता था दोस्तों, उसके लिए जो है कुछ अधिकार का जो है प्रावधान किया गया था ये भारतीय परिषद अधिनियम में। इसके बाद 1887 में जो है 1887 में कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे, तथा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष 1888 में जॉर्ज यूले थे। ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है आपके कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और अगर अंग्रेज़ की बात किया जाए तो वो 1888 में आपके जॉर्ज यूल थे। 1887 में आपके मुस्लिम और 1888 में अंग्रेज़ थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत व इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने की सहमति पारित किया गया था। ठीक है, मतलब इंडिया में और इंग्लैंड में ये दोनों जगह पे जो है आपके लोक सेवा आयोग जो है ये एक साथ जो है परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ऐसा फैसला किया था दोस्तों। भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बेलवाई आयोग की नियुक्ति हुई थी। आपकी जो भारत का जो खर्चा था दोस्तों, उसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम था बेलवाई आयोग। ठीक है, बेलवाई आयोग जो है ये नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब जो है आपका ये दूसरा चरण आ जाता है दोस्तों। ठीक है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो है ये दूसरा चरण आ जाता है, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन का आपका ये दूसरा चरण है। पहला चरण आपका 1885 से 1905 तक था दोस्तों। अब ये दूसरा चरण की बात करें, दूसरा चरण जो है 1905 से लेकर के 1919 तक। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड तक जो है आपका ये दूसरा में आ जाता है। तो पॉइंट देखते हैं। भारत में उग्रवाद के उदय का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। भारत में उग्रवाद का जो है श्रेय किस नेता को जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। तिलक ने 1894 में गणपति महोत्सव एवं 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक ने आपका गणपति महोत्सव जो है ये 1894 में और 1895 में शिवाजी महोत्सव जो है इसके द्वारा ही शुरू किया गया था। स्वराज्य स्वदेशी बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था दोस्तों। इसके बाद भारत में क्रांतिकारी की शुरुआत 1897 में महाराष्ट्र से हुई थी। भारत में जो है क्रांतिकारी का जो शुरुआत हुआ वो सबसे पहले जो माना जाता है आपके लिखित रूप से, तो वो 1897 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था? तो महाराष्ट्र से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
कि आतंकवाद का प्रमुख केंद्र जो हुआ करता था बंगाल, पंजाब एवं महाराष्ट्र, ये 3 जगह जो है आपके प्रमुख केंद्र हुआ करता था दोस्तों। और आपको बता दें कि पहले जो है बंगाल में आपके उड़ीसा, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब जो जगह स्थान थे दोस्तों, वह सब जो है आपके बंगाल में आते थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कैसे हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन है दोस्तों, बंगाल का विभाजन हिंदू मुस्लिम का विभाजन। बंगाल विभाजन को क्या नाम से जाना जाता है? तो हिंदू मुस्लिम विभाजन के नाम से भी इसे जाना जाता है। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय तथा 16 अगस्त 1905 को इसका प्रभावी लागू कर दिया दोस्तों। यानी कि निर्णय लिया आपको 20 जुलाई 1905 को और 16 अगस्त 1905 को जो है लागू कर दिया। कौन? तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और बंगाल विभाजन को हिंदू मुस्लिम का विभाजन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस द्वारा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा के साथ बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया। यानी कि आपके 16 अगस्त को जो ये प्रभाव से लागू हुआ दोस्तों बंगाल विभाजन, तो उसके पहले ही 7 अगस्त 7 अगस्त, ठीक है दोस्तों, तो 7 अगस्त जो है 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया। और इसमें जो है वो प्रस्ताव, बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव था उसका बहिष्कार किया गया। इसके बाद 16 अगस्त 1905 को शोक दिवस आयोजित किया गया। शोक दिवस जो मनाया गया, जिस दिन वो बंगाल विभाजन हुआ दोस्तों, उस दिन जो है इन्होंने शोक दिवस मनाया। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत हुआ था। यानी कि स्वदेशी आंदोलन का जो मतलब ये मिलता है, इसकी जानकारी दोस्तों ये किससे मिलती है? तो संजीवनी नामक एक पत्र है, पत्रिका है, उसी से आपको 1905 में ये प्रस्तुत हुआ था पत्रिका। किसका पत्रिका था लिखा हुआ? तो कृष्ण कुमार मित्र का ये पत्रिका लिखा हुआ था, और उसी से जो है स्वदेशी आंदोलन की जानकारी आपको मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ने पूरे देश में फैलाया। पूरे भारत में जो है सबसे ज़्यादा स्वदेशी और बहिष्कार का जो पाठ पढ़ाया पूरे देशवासियों को, तो उसमें से आपका बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ये सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया दोस्तों। इसमें विदेशी वस्त्रों का क्या किया गया? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, स्कूलों का बहिष्कार किया गया, अदालतों का बहिष्कार किया गया, उपाधि जो दिया गया था उसका बहिष्कार किया गया, एवं सरकारी नौकरियों का भी इसमें बहिष्कार किया गया था। ठीक है, बहिष्कार आंदोलन में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फैर्जर था। इसके विरोध का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन के समय जो है बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? तो सर एंड्रूज हेंडरसन था, और इसी के विरोध में जो है मतलब इसका जो विरोध किया, किसने किया? भारतीय, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने विरोध किया था बंगाल विभाजन का सर्वप्रथम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। जब देखा कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होने लगी बंगाल विभाजन से, तो फिर बंगाल विभाजन को जो है 1911 में वापस ले लिया गया, इसे रद्द कर दिया गया। और साथ में ही क्या किया कि राजधानी को कोलकाता में, पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, तो 1911 में ही इसे दिल्ली जो है हस्तांतरित कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वदेशी आंदोलन एक दौरान वंदे मातरम शीर्षक गीत बना।
आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही ये वंदे मातरम जो है आपका गीत है दोस्तों। ये गीत सबसे पहले जो है स्वदेशी आंदोलन में ही अपनाया गया और स्वदेशी आंदोलन में ही इस गीत को गाया गया था। इसके बाद आपका जो मुख्य पॉइंट है दोस्तों वो मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग का स्थापना कैसे हुआ था, ठीक है। तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ है वो 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में जो है वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलकर शिमला में प्रथम निर्वाचन व्यवस्था की मांग जो है वो की थी, ठीक है। आपका ये जो है आगा खां ये मुस्लिम समुदाय के लिए एक लॉर्ड मिंटो के साथ बैठक हुआ शिमला में, और उस बैठक में इन्होंने मांग किया कि हम लोगों का मुस्लिम समुदाय का जो है एक अलग निर्वाचन व्यवस्था हो। ये मांग कब किया, तो 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को। इसके बाद ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया दोस्तों। 30 दिसंबर 1906 को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। इसके बाद 1908 में अमृतसर में निर्वाचक मंडल की मांग तथा 1919 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा मार्लो मिंटो सुधार एक्ट जो है वो पारित किया गया। 1908 में अमृतसर में क्या किया दोस्तों, अलग निर्वाचक मंडल जो है उसका मांग किया गया। इसके बाद आपको बता दें कि ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में जो बना था उसे मार्ले मिंटो एक्ट सुधार एक्ट द्वारा जो है ये पारित किया गया दोस्तों। आपका कब, तो 1908 में, ठीक है। 1907 में वार्षिक अधिनियम कराची, ठीक है। वार्षिक प्रत्येक साल जो है एक अधिनियम होता था जो कि कराची में हुआ था दोस्तों 1907 में, और कराची में होने के साथ इसका मुख्यालय जो बनाया गया है, ये वार्षिक आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था, तो ये लखनऊ में था दोस्तों, ठीक है। वार्षिक आंदोलन का मुख्यालय आपका लखनऊ में था। 1908 में इसकी एक शाखा लंदन में सैयद अमीर अली ने स्थापना किया था। आपका जो है 1908 में लंदन में भी इसकी एक शाखा बना था वार्षिक अधिवेशन का, जो सैयद अमीर अली ने लंदन में इसकी स्थापना किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका अब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। आपके अधिवेशन से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखते हैं कि 1907 में आपके सूरत में अधिवेशन हुआ था और वहाँ पे क्या क्या फैक्ट्स निकल के आए थे। 1907 में जो है सूरत में अधिवेशन होता है कांग्रेस के, और यहाँ पे कांग्रेस जो है ये 2 गुटों में बंट जाता है, एक उदारवादी और एक उग्रवादी, ठीक है। ये 2 भागों में जो है कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है दोस्तों। कब, तो 1907 में होता है। किस अधिवेशन में, तो सूरत के अधिवेशन में। इसके बाद 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका, जिसमें भाई बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई। बाल मुकुंद ने जो दोस्तों दिल्ली दरबार में जो है लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो है बम फेंक दिया था आपका 1912 में 23 दिसंबर को, तो उसके एवज में जो है बाल मुकुंद को जो है फांसी दे दी गई थी। इसके बाद आपका लखनऊ पैक्ट, ठीक है। लखनऊ पैक्ट जो है ये 1916 में आपका हुआ था दोस्तों। 1915 में मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से बम्बई में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ हुआ, यानी कि मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था और आपका मुस्लिम लीग के स्थापना का जो उसका अधिवेशन चल रहा था और कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था, ये दोनों अधिवेशन को एक साथ 1915 में कराया गया दोस्तों, एवं 1916 में संयुक्त योजना बनाई गई, ठीक है। एक साथ दोनों कब आपका भाग लिया था बैठक में, तो 1915 में। इसके बाद 1915 में भाग लेने के बाद 1916 में जो है दोनों मिल के एक संयुक्त योजना जो है वो बनाई, जो कि कांग्रेस लीग योजना लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। लखनऊ पैक्ट जो कहा जाता है, आपसे पूछेगा कि लखनऊ पैक्ट किसे कहा जाता है, तो इसमें जो है दोनों जो है संयुक्त रूप से कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है दोनों संयुक्त रूप से जो योजना बनाई थी, उसी योजना को जो है लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है।
कांग्रेस ने लखनऊ में मुसलमानों का निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने लखनऊ में जो है मुसलमानों का निर्वाचन मंडल को जो है स्वीकार कर लिया था दोस्तों। इसके बाद उग्रवादी और उदारवादी का मिलन में एनी बेसेंट और तिलक ने भूमिका निभाई, जबकि अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस लीग समझौता को कराया। देखिए आपका जो ये कांग्रेस दो भागों में जो बट गया था, उग्रवादी और उदारवादी, उस में बंटने के बाद जो है इसका मिलन कराने के लिए कौन आता है, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये दोनों जो है अहम भूमिका निभाता है ये दोनों गुटों को मिलाने के लिए। इसके बाद अगर बात किया जाए, अली जिन्ना ने बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस लीग में जो है दोनों के बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दोनों में समझौता जो कराता है, इसका जो मुख्य श्रेय जाता है वो मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, जिसमें महात्मा गांधी को किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। अभी जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था आपका 1916 में, ये उसी का हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। और इसी अधिवेशन में आपका महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। और इस अधिवेशन में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो लखनऊ के अधिवेशन में भाग लिया था इन्होंने। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को जो है बिहार से गया हुआ राजकुमार शुक्ला, ठीक है, उस समय बिहार में राजकुमार शुक्ला के द्वारा किसान आंदोलन को जो है नेतृत्व कर रहे थे वो, और किसानों की सभी समस्याओं का जो है समस्याओं से अवगत किसको कराए, तो आपके महात्मा गांधी को कराए इन्होंने। इसके बाद आपका बात करें होम रूल लीग आंदोलन 1916 में, ठीक है, सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमन ने होम रूल लीग का स्थापना किया था। तो होम रूल लीग जो है किसके द्वारा स्थापना किया गया है, तो ये रेडमन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ स्थापना किया गया है, तो ये आयरलैंड में किया गया था। कब, तो 1916 में सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना करता है। इंडिया में जो है होम रूल लीग की स्थापना कौन करता है, तो आपका बाल गंगाधर तिलक करते हैं। और कब करते हैं, तो 28 अप्रैल 1916 को। कहाँ करते हैं, तो महाराष्ट्र में करते हैं। जिसका ये होम रूल लीग का जो है मुख्य केंद्र कहाँ था दोस्तों, तो पूना था। इनकी स्थापना कहाँ करता है, तो मुंबई में। ठीक है, और पुणे में इसका प्रमुख केंद्र था। ठीक है, मुख्य केंद्र था। 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया। इसके बाद आपका मद्रास में जो है किसने किया था होम रूल लीग की स्थापना, तो वो एनी बेसेंट ने किया था। कब, तो 1916 में ही किया था। एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्रिका न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ द्वारा जो है होम रूल आंदोलन का प्रचार किया। एनी बेसेंट ने जो है होम रूल को प्रचार करने के लिए अपनी पत्रिका में उसके विचारों को, उसके न्यूज को जो है पूरे इंडिया में प्रचार किया दोस्तों। तो एक न्यू इंडिया जो कि ये दैनिक पत्रिका था, और साप्ताहिक पत्रिका आपका कॉमनवेल्थ था। ठीक है, और दोनों जो था ये आपका एनी बेसेंट का था। तो आपका पत्र पत्रिका भी हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हम दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी मराठी व मराठा अंग्रेजी ने भी इस आंदोलन के प्रचार में अग्रणी कार्य किया। आपका ये जो होम रूल लीग का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का बाल गंगाधर तिलक के पत्र के बाद जो है आपका महाराष्ट्र का जो आपका केसरी था और मराठा, ये दोनों समुदाय ने इस आंदोलन को जो है प्रचार में एक अहम भूमिका अपना निभाया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा चरण। ठीक है, ये दूसरा चरण था 1919 के पहले का समय तक जो है, ये 1916 तक का समय आपको हम बता दिए।
ये क्या था, तो ये पहले दूसरा चरण देख रहे थे, अब तीसरा चरण देखते हैं। और तीसरा चरण का जो शुरुआत होता है वो 1919 से लेकर के 1947 के जो समय है उसी समय को जो है ये तीसरा चरण का समय कहा जाता है, तीसरा आंदोलन। ठीक है, तीसरा चरण का जो आंदोलन, और इसी आंदोलन में आपके महात्मा गांधी सक्रिय रूप से भूमिका में आए थे। ठीक है, सबसे पहले महात्मा गांधी जो है 1916 में आपके लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुआ था दोस्तों। इसके बाद महात्मा गांधी जो सक्रिय रूप से आंदोलन में भूमिका निभाना शुरू किया वह 1919 से किया है अपना। ठीक है, तो इसलिए जो है तीसरा चरण को मुख्य रूप से आपका गांधी युग के भी नाम से जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि गांधी युग के नाम से किस टाइम पीरियड को जाना जाता है। तो 1919 से 1947 का जो टाइम पीरियड है उसे गांधी युग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि गांधी जी जो है इस दौरान काफ़ी एक्टिव थे दोस्तों, और एक महान आंदोलनकारी नेता थे, और जो कि पूरे भारत को एक रूप में इन्होंने सभी को एक साथ लाया और इस देश को जो है आज़ाद कराया था। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। मतलब आपके 1915 में महात्मा गांधी जो है ये अफ्रीका से वापस आया था और अपना राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने बनाया था। इसके बाद गांधी जी 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका डबरन गए थे। वहाँ वह 21 वर्षों तक रहा था। ठीक है, वह 21 गया कब था दोस्तों? अफ्रीका गया था 1893 में, आया कब? तो 1915 में। ये बीच का जो समय है 21 वर्ष तक वह अफ्रीका में रहा था। और क्यों गया था अफ्रीका? तो एक गुजरात का व्यापारी था, उसका नाम क्या था? तो दादा अब्दुल्ला। ठीक है, अब्दुल्ला का एक मुकदमा लड़ने के लिए जो है ये पैसे से वकील थे महात्मा गांधी, और उसी के मुकदमे को लड़ने के लिए ये अफ्रीका गए हुए थे। इसके बाद वापस के समय जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जब महात्मा गांधी उधर से वापस आ रहे थे दोस्तों, तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें गांधी ने ब्रिटिश सरकार की जो है मदद किया था। जब वो वापस आ रहे थे ट्रेन से, तो उसमें जो है ये ब्रिटिश सरकार को महात्मा गांधी ने मदद किया था, जिससे उन्हें एक उपाधि दिया था अंग्रेज। क्या उपाधि दिया था? तो केसर ए हिंद की उपाधि दिया था। ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो अंग्रेज़ों ने दिया था। क्यों दिया था? तो क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था उसमें जो है इन्होंने ब्रिटिश को जो है सहायता पहुंचाया था। ठीक है, गांधी जब डबरन से पिटोरिया रेलवे सफ़र में मेरिट्स वर्ग नामक स्थान पर गांधी को कुछ श्वेत लोगों के द्वारा पटरी के नीचे फेंक दिया गया। ठीक है, एक महात्मा गांधी के साथ अफ्रीका में जो है घटना घट जाती है, अफ्रीका के डबरन के पिटोरिया में, और वहाँ पे कुछ श्वेत लोगों के द्वारा महात्मा गांधी को जो है ट्रेन के पटरी पर फेंक दिया जाता है। ठीक है, गांधी ने 1904 में डबरन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। सबसे पहले 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी ने डबरन में ही फिनिक्स फॉर्म जो है स्थापना करता है। और महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इसका जन्म होता है। कहाँ? तो गुजरात के पोरबंदर में इसका जन्म हुआ था। और 13 वर्ष में ही इसकी जो शादी होती है दोस्तों, 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी से इसकी शादी हो जाती है। और महात्मा गांधी का जो पत्नी का नाम है वो क्या है? तो कस्तूरबा गांधी। कितने उम्र में शादी हुई थी महात्मा गांधी की? तो 13 साल की उम्र में। ठीक है, गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। गांधी जी ने 1915 में ही अहमदाबाद, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे साबरमती नदी बहती है, उसी नदी के तट पर जो है एक आश्रम इन्होंने स्थापना किया। और आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 1917 से 1918 में गांधी ने चंपारण किसान आंदोलन और अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया।
जब 1916 में लखनऊ में इन्होंने भाग लिया था दोस्तों, और वहाँ पे राजकुमार शुक्ला ने, बिहार के राजकुमार शुक्ला जब किसान आंदोलन को जाके अवगत कराया किसानों की समस्या से, तो उसके बाद जो है महात्मा गांधी बिहार आए 1917 में, और उस समय जो है चंपारण में काफ़ी ज़ोर शोर से किसान आंदोलन चल रहा था, उसका नेतृत्व भी इन्होंने किया। और साथ में ही आपका इसके बाद अहमदाबाद गए, वहाँ पे आपका मजदूरों का आंदोलन चल रहा था। गुजरात में पड़ता है अहमदाबाद, और उस अहमदाबाद गुजरात में भी इन्होंने मजदूरों के आंदोलन को जो है नेतृत्व प्रदान किया। इसके बाद आपका जो एक्ट है वो आता है दोस्तों रॉलेट एक्ट, ठीक है, 1919। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था, और इसे काला कानून भी कहा जाता है। और इसी के एवज में जो है, इसी के विरोध में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। तो एक एक करके हम समझते हैं, एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को। 1918 में सर सिडनी द्वारा गठित रॉलेट समिति के आधार पर 1919 में केंद्रीय विधान परिषद द्वारा विधेयक पारित किया गया, ठीक है। 1918 ईस्वी में ही किसके द्वारा? तो सर सिडनी के द्वारा एक कमेटी को जो है गठित किया गया था, जिसका नाम था रॉलेट समिति। और ये समिति जो है केंद्रीय विधान परिषद के द्वारा बनाया गया एक समिति था दोस्तों। और इस एक्ट के द्वारा जो है अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा जा सकता है, ठीक है। इस कानून में क्या था कि किसी भी व्यक्ति को जब तक अंग्रेज चाहे तब तक बिना मुकदमा, बिना किसी मुकदमे के भी उसे जब तक चाहे तब तक वह बंदी बना के रख सकता है, ऐसा इसमें कानून में रॉलेट एक्ट में प्रावधान किया गया था। इसलिए इसे जो है काला कानून के नाम से जाना जाता था। इसका बहुत कटु आलोचना भी काला कानून के नाम से किया, और भी कई क्षेत्रों में कई नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद गांधी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया। महात्मा गांधी ने इस जो रॉलेट एक्ट था इसके विरुद्ध में अपना सत्याग्रह करने का इन्होंने निश्चय किया, महात्मा गांधी ने। और 6 अप्रैल 1919 को गांधी के अनुरोध पर पूरे देश में हड़ताल शुरुआत हो गई। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश में जो है हड़ताल किया गया रॉलेट एक्ट के विरोध में। इसके बाद आपका गांधी को पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश पर जो है रोक लगा दिया। अंग्रेज़ों के द्वारा गांधी को दिल्ली और पंजाब घुसने नहीं दिया जाने लगा दोस्तों। जब 9 अप्रैल 1919 को दिल्ली में प्रवेश किया गांधी जी, जब 9 अप्रैल 1919 को दिल्ली में प्रवेश किया, तो उसी दौरान गांधी को जो है गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया गया, ठीक है। बाद में बम्बई ले जाकर उसे रिहा कर दिया। कहाँ रखा गया था दोस्तों? बाद में उसे पहले तो गिरफ्तार करके बम्बई भेज दिया गया जेल में, और बम्बई से फिर उसे वहाँ से रिहा कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जनता का आक्रोश जो है कम नहीं हो रहा था। महात्मा गांधी को गिरफ्तार भी कर लिया था, फिर भी जो है जनता का आक्रोश कम नहीं हुआ, और जालियांवाला बाग की घटना घटित हो गई। ये जालियांवाला बाग घटना जो है घटित हो गया, तो हम समझते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये क्या है दोस्तों, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड समझते हैं कि ये हत्याकांड कैसे हुआ था। तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये किसने करवाया था। तो मॉन्टेग्यू ने इस हत्याकांड को निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया था। मतलब इसे एक नाम दिया गया था मॉन्टेग्यू के द्वारा इस हत्याकांड को निवारक हत्याकांड, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है जगह जगह पर जो है क्या हो रही थी, सभाएं हो रही थी, विरोध हो रहा था। किसके विरुद्ध? तो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? तो एक अंग्रेज़ का काला कानून था, उसमें ये उल्लेख था कि जब तक वो चाहे बिना मुकदमा को किसी को भी जेल में बंद रख सकता है गिरफ्तार करके, ठीक है। तो इसी के विरोध में जो है जगह जगह पे सभाएं चल रही थी, जगह जगह पे विरोध हो रहा था। इसी दौरान जो है पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। कहाँ? तो पंजाब में।
पंजाब में आपका सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को जो गिरफ़्तार किया जाता है, इस गिरफ़्तारी का विरोध करने के लिए जो है आपका 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनसभा का एक आयोजन किया जाता है। ठीक है, कहाँ? तो जालियांवाला बाग में। जालियांवाला बाग जो है एक जगह का नाम है दोस्तों, जालियांवाला बाग। ठीक है, जालियांवाला बाग में अमृतसर में पड़ता है ये। वहाँ उस स्थान पे जो है एक सभा का आयोजन किया जाता है, जनसभा। और उस जनसभा में जो है लाखों के संख्या में जो है आदमियों ने वहाँ पे भाग लिया था और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँचे थे और आयोजित कर रही थी। तभी जो है कमांडर वहाँ पे जनरल ओडायर, ठीक है, जनरल ओडायर ने वहाँ पे पहुँचता है अपना दलबल के साथ, अपनी सिपाहियों के साथ। और वहाँ पे पहुँच के, चूँकि वो जालियांवाला बाग जो स्थान था दोस्तों, वो चारों तरफ से चार दीवारी था, ऊंचा ऊंचा चार दीवारी था और बीच में जो है बहुत बड़ा फील्ड था और उसी फील्ड में वहाँ पे जनसभा हो रहा था। तो उस जालियांवाला बाग जो स्थान है उसमें कई सारे दरवाजे थे। उन सभी दरवाज़ों को जब अंग्रेज़ अधिकारी जनरल ओडायर वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने सभी दरवाज़ों को बंद कर दिया गया और अपनी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया और गोलियां चलाने का जो है आदेश दे दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इसमें से जो है 10 मिनट में 400 व्यक्ति मारे गए। 10 मिनट तक फायरिंग जो हुआ उसमें 400 व्यक्ति मारे गए एवं 2000 व्यक्ति घायल हुए। रिपोर्ट के अनुसार इस कांड के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि जो है एवं वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया। यानी कि यहाँ पे तो सिर्फ रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि 400 व्यक्ति मारे गए और 200 व्यक्ति घायल हुए, 2000 व्यक्ति घायल हुए, लेकिन कि ये रिपोर्ट जो है दोस्तों गलत रिपोर्ट है। वहाँ पे लाखों लोग मारे गए और हज़ारों लोग मारे गए और लाखों लोग जो है घायल हुए थे दोस्तों। ठीक है, उसके अंदर बोलता है कि एक गड्ढा था, कुआं जैसा, उस गड्ढा में जो है खाली लाश ही लाश मिला था। ऐसा न्यूज़पेपर में छपा था दोस्तों, तभी जो न्यूज़पेपर चलता था उस न्यूज़पेपर में छपा था। लेकिन कि ये जो है अंग्रेज़ का एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अनुसार ये डाटा था। और इस तरह की जब घटना घटित हुई तो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि मिला हुआ था अंग्रेज़ों के द्वारा दोस्तों। इस उपाधि को ये वापस कर देता है। इसके बाद वायसराय का एक कार्यकारिणी सदस्य था, मतलब वायसराय के ऑफिस में काम करने वाला एक सदस्य था शंकर नायर। इन्होंने भी अपना वहाँ से पद से जो है त्यागपत्र दे देता है इस तरह की घटना के बाद। इसके बाद जब इस तरह की घटनाएं होने लगी तो इसके एवज में जालियांवाला बाग हत्याकांड के को देखते हुए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी जो है वो गठित कर दी गई। किसके अध्यक्षता में? तो लॉर्ड हंटर। ठीक है, और गोली किसने चलवाया था? तो जनरल ओडायर ने। इस कमेटी बनाया जिसे हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस कमेटी का नाम जो है हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है और इसी हंटर आयोग ने ये वाला रिपोर्ट सौंपा था 10 मिनट में 400 व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो आपका है वो खिलाफत आंदोलन है दोस्तों। खिलाफत आंदोलन ही आपका ये आज का अंतिम होगा दोस्तों। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में असहयोग आंदोलन है आपका। खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन चला था, तो एक एक करके हम समझेंगे और आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो खिलाफत आंदोलन जो आपका हुआ था ये 1919 से 1921 के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ब्रिटेन और सहयोगियों द्वारा तुर्की के मुसलमान पर अत्याचार से मुसलमान वर्ग का आघात हुआ। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ब्रिटेन और उसके सहयोगियों के साथ, तो उसी के दौरान जो है तुर्क का जो मुसलमान था उसके ऊपर अत्याचार और मुस्लिम वर्ग का जो है काफ़ी ज़्यादा हनन किया जा रहा था, जिससे जो है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी जो है गठित किया गया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो है 1919 में गठित होता है और खिलाफत आंदोलन जो है इसी कमेटी ने शुरुआत किया।
आपका अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी जो था, इसी के द्वारा खिलाफत आंदोलन का जो है वो शुरुआत होता है, आगाज़ होता है। इसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन जो है, भारत में मुसलमान तुर्की सुल्तान को खलीफा मानते थे। भारत के जो मुसलमान थे दोस्तों, वह तुर्क का जो मुसलमान है उसको जो है खलीफा मानता था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने की सलाह दी। गांधी जी ने उसी दौरान जो है असहयोग आंदोलन चलाने के लिए सलाह दिया, जिसे इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी से स्वीकार किया। खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में जो है ये असहयोग आंदोलन, गांधी का जो विचार था, इसके विचार से जो है खिलाफत कमेटी के जो सदस्य थे वो मतलब सहमत हो गए दोस्तों। और नवंबर 1919 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ जो है दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी को अध्यक्ष चुना गया। 1919 में जो है कांग्रेस और मुस्लिम जो है एक साथ दिल्ली में बैठ के खिलाफत सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो है गांधी ने इसकी अध्यक्षता किया था। कांग्रेस अधिवेशन नहीं है, ये खिलाफत का सम्मेलन हुआ था दोस्तों, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। चलिए ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्ला की पदवी त्याग दी। जब आपका ये खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था दोस्तों, उसी के दौरान अजमल खां ने हाजी उल मुल्क का जो उपाधि उसे मिला था, उस उपाधि को भी उन्होंने वापस करके त्याग दिया दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में बस यही था दोस्तों। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे आगे की कहानी, और आपको 1951 तक जो है ये हम कंप्लीट कर देंगे। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके हमें बताइए। इसके बाद और इसमें कुछ इम्प्रूव करने की आवश्यकता है तो आप बता सकते हैं, उस अकॉर्डिंग फिर हम करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो मेरे चैनल के द्वारा आपको लगातार दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।